हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की मूवी एक्शन फैंटेसी और थ्रिलर बेस्ड मूवी है और इस मूवी का नाम है हेल बॉय। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं सीधे मूवी की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक वीरान जगह पर और साल होता है 1944, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक मित्र राष्ट्र की स्ट्राइक टीम वहां छापा मारती है और उनके साथ एक युवा वैज्ञानिक जिसका नाम ट्रेवर ब्रूम होता है। वो सभी देखते हैं कि जर्मन सेना के लोग किसी खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। डॉक्टर ब्रूम जब बाइनोकुलर से उनको देखता है तो वो उन्हें पहचान जाता है और वह बताता है कि वह रूसी रहस्यवादी गिब्रो रास्पुतीन है, जो अपने साथी हिल्सा हेस्पेटिन और क्रोनन की सहायता से काले जादू और विज्ञान की मदद से नर्क का दरवाजा खोलने वाला है, जहाँ से एक शैतान ओगाडू जहाज धरती पे आने के लिए बेताब है। पोर्टल खोलने से पहले रास्पुतीन हिल्सा को एक किताब देता है और उसे अमर और हमेशा जवान रहने का वरदान देता है। फिर रास्पुतीन और उसके साथी मिलकर नरक के पोर्टल को खोलते हैं, मगर आगे कुछ होता मित्र राष्ट्र के सैनिक उनके कामों पर अड़चन डाल देते हैं और देखते ही देखते उन दोनों गुटों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई में देखते हैं कि मित्र राष्ट्र के सैनिक ज्यादातर मारे जा रहे होते हैं और डॉक्टर ब्रूम भी थोड़ा घायल हो जाता है, मगर वो किसी तरह एक ग्रेनाइड को पोर्टल की ओर फेंक देता है और उस पोर्टल को बचाने की कोशिश रास्पुतीन का साथी क्रोनन करता है, पर वह ग्रेनेड फटकर उस मशीन को बंद कर डालता है, जिसके धमाके से क्रोनन को एक रॉड आर पार कर जाती है और रास्पुतीन भी उस पोर्टल में समा जाता है। मगर उसके साथी हिल्सा और क्रोनन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टर ब्रूम कहता है कि वह फिर से लौटेंगे। सारे जर्मन सैनिक का खात्मा हो जाने के बाद सेना का कमांडर उस जगह की छानबीन अच्छी तरह से करने को कहता है और उस छानबीन के दौरान वह उस पोर्टल में से आए एक लाल बंदर को देखते हैं, जो एक बच्चा होता है जिसका हाथ उससे भी ज्यादा बड़ा होता है और पथरीला होता है। डॉक्टर ब्रूम उसे एक चॉकलेट देकर अपने पास बुलाते हैं और उसे अपने बेटे के रूप में अपनाते हैं और फिर सेना के सारे लड़के ने मिलकर उसका नाम रख दिया हेल बॉय। फिर 60 साल बाद हमें मॉस्को के एक बर्फीले इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ तीन लोग एक चीन को ढूंढ रहे होते हैं और एक रहस्यमय जगह पर पहुंचते हैं। उन तीनों में से दो लोग हिल्सा और क्रोनन होते हैं, जो तीसरे को मारकर उसके खून से उस रहस्यमय जगह पर रास्पुतीन को फिर से जीवित करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर ब्रूम को देखते हैं, जो अब 88 साल का एक बुजुर्ग हो जाते हैं और उन्हें एक क्लिनिक में पता चलता है कि उनका लीवर डैमेज हो जाने की वजह से उनके पास जिंदगी के मात्र 6 हफ्ते बचे हैं और वो यह बात अपने अजीब बेटे हेलबॉय को नहीं बताने को कहते हैं। आगे देखते हैं कि टॉम मैनिंग नाम के एक एफबीआई मुख्य सचिव से एक इंटरव्यू के दौरान हेलबॉय और असाधारण खोज और सुरक्षा संस्था के बारे में पूछा जाता है, जहां टॉम जवाब देता है कि ये एलियन, यूएफओ और हेलबॉय हमेशा धुंधले क्यों दिखते हैं, और वो बोलता है कि असाधारण खोज और सुरक्षा संस्था जैसी संस्था इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों, दरअसल हेलबॉय और उस संस्था के बारे में लोगों से छुपा कर रखा जाता है और उसे छुपाने का काम टॉम बखूबी निभाता है। फिर हम एक जवान एफबीआई एजेंट जॉन मायर्स को देखते हैं, जिसे ब्यूरो फॉर पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जॉन जब वहां पहुंचता है तो वो सबसे पहले एक अब्राहम सैपियन नाम के एक मानसिक उभयचर ह्यूमनॉइड से मिलता है, जो उसका पूरा बायोडाटा और हिस्ट्री की पोल खोलकर रख देता है। तभी वहां डॉक्टर ब्रूम आते हैं और जॉन से मिलते हैं और वो अब्राहम के बारे में बताते हैं कि अब्राहम के दिमाग की खास बनावट की वजह से ये एक बार में 4 किताबें पढ़ सकता है और उसे सड़े अंडे खाना पसंद है। फिर डॉक्टर ब्रूम जॉन को ब्यूरो के और अंदर ले जाते हैं और उसे एक क्ले नाम के एजेंट से मिलाते हैं और जॉन को 2 चॉकलेट देते हुए क्ले के साथ छोड़ जाते हैं। क्ले उसे 1.5 फीट मोटे स्टील के दरवाजे के पीछे ले जाता है और जॉन पूछता है कि हम किससे मिलने वाले हैं। तभी क्ले उसे एक कॉमिक बुक देता है जिसमें हेल बॉय की तस्वीर होती है और वह ठीक अपने सामने जीता जागता हेल बॉय को देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्ले बताता है कि हेल बॉय की उम्र इंसानों के मुकाबले धीरे बढ़ती है और जब इंसान 7 साल के होते हैं तो यह 1 साल का होता है और उनके मुताबिक हेलबॉय अभी 20 से 22 साल का होगा। क्ले जॉन से हेलबॉय के सिंग को ना घूरने के लिए कहता है, क्योंकि जब कोई इंसान उसके सिंग को घूरता है तो उसे पसंद नहीं होता। फिर जॉन हेलबॉय को वह 2 चॉकलेट देता है और उसी बीच एक रेस्क्यू पे जाने के लिए अलार्म बजता है। जॉन हेलबॉय और अब्राहम के साथ काफी सीक्रेट रूप से उस घटना स्थल पर पहुंचता है जहाँ उन्हें रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था। रेड और ब्लू, जो हेलबॉय और अब्राहम का एजेंट नाम होता है, वह दोनों एक म्यूजियम में पहुंचते हैं और डॉक्टर ब्रूम से मिलते हैं, जो उन दोनों को बताते हैं कि 16वीं शताब्दी का एक खोखले मूर्ति में से एक ऐसे काले शैतान को जगाया गया है जो प्राचीन, भूखा और खतरनाक है। हेलबॉय उस प्राचीन शैतान को मारने के लिए अपने द्वारा बनाया गया हथियार को लेकर उस दरवाजे के पीछे जाता है, जहाँ वह शैतान अभी भी मौजूद होता है। उस दरवाजे के अंदर हेलबॉय देखता है कि कई सारे गार्ड मरे पड़े हैं और अब्राहम एक किताब को पढ़कर उस जीप की जानकारी देता है कि उसका नाम समाइल है और वह जीप सिर्फ तबाही करता है। और ठीक उसी वक्त हेलबॉय को समाइल से आमना सामना होता है और थोड़ी ही देर में हेलबॉय समाइल को अपने हथियार से अधमरा कर देता है और ओवर कॉन्फिडेंस होकर लौट रहा होता है। मगर तभी फिर से अब्राहम बताता है कि समाइल को पुनर्जीवित होने की शक्ति है, जिसे सुनकर हेलबॉय पीछे देखता है तो वह पाता है कि समाइल गायब है। तभी समाइल हेलबॉय को एक जोरदार फटका मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसे कई बार उठा उठाकर पटकता है और उसकी कॉन्फिडेंस की हेकड़ी तोड़ डालता है और उठाकर उसे म्यूजियम के बाहर फेंक देता है। हेलबॉय वहां रास्पुतीन से मिलता है, जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, मगर हेलबॉय उस पर भी गोली तानता है, पर तब तक वह गायब हो चुका होता है और फिर से समाइल उसके पीछे आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी मदद करते हुए जॉन समाइल पर गोली चलाता है और समाइल उसका हाथ छोड़ देता है। जॉन को अपनी मदद करता देख हेलबॉय कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है और मदद करना ही है तो उसके बंदूक में गोली डाले। जॉन उसकी बंदूक में एक हरे द्रव वाली गोली डालता है, जिसे समाइल को मारने के बाद उसकी लोकेशन का पता चलता रहे। समाइल को गोली लगने के बाद
वह भागकर एक मेले की तरफ जाता है और हेलबॉय और जॉन उसका पीछा करते हैं। हेलबॉय और जॉन समाइल का पीछा करते हुए रोड पार करते हैं, मगर उस दौरान जॉन एक गाड़ी से टकरा कर गिर जाता है और सामने से दूसरी गाड़ी आकर उसे ठोकने वाली होती है। पर तभी हेलबॉय उस गाड़ी को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो गाड़ी पलटकर फिर से सीधा हो जाती है। और दोस्तों सच बताऊं ना, मुझे इस मूवी का सबसे फेवरेट सीन यही लगा। और आप इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट करिए कि आपका फेवरेट सीन कौन था। खैर मूवी में देखते हैं कि हेलबॉय समाइल का खून का पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है और वो वहां समाइल को पाता है। समाइल हेलबॉय को देखकर सामने आते हुए ट्रेन को चीरता हुआ चढ़ जाता है और ट्रेन के पार हो जाता है। और जब हेलबॉय उसका पीछा करने के लिए ट्रेन पर चढ़ता है तो उस ट्रेन का ड्राइवर उसके सिर पर मारता है, जिससे वह ट्रेन के अंदर समा जाता है और उसके ऊपर से ट्रेन गुजरने की वजह से उसका सिंग लाल होकर आग बबूला हो जाता है। ट्रेन के गुजरने के बाद हेलबॉय समाइल को अपने सामने पाता है और इस बार समाइल उस पर काफी हावी होता है, मगर हेलबॉय उसे करंट के झटके देकर जला डालता है, क्योंकि हेलबॉय को ना ही करंट और ना ही आग जला सकती है। समाइल को खत्म करने के बाद वह जॉन से कहता है कि वह घर लेट से लौटेगा और अपने ट्रांसमीटर को बंद करते हुए जॉन से डिस्कनेक्ट हो जाता है और मरे हुए समाइल से एक रोशनी निकलती है और बाद में दो भाग में बढ़ जाती है। फिर हम हिल्सा और क्रोनन को देखते हैं जो रास्पुतीन को तैयार कर रहे होते हैं और उसी वक्त समाइल से निकली हुई रोशनी रास्पुतीन तक पहुंचती है और वह उसे सोखता हुआ वरदान देता है कि तुम मरने के बाद भी जीवित रहोगे और कई संख्या में बढ़ते रहोगे। और तभी हम दो समाइल को देखते हैं। फिर आगे देखते हैं कि हेलबॉय समाइल को जलाने के बाद कुछ बियर के कैन चुराकर एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल के आगे खड़ा हो जाता है और तभी उसे एक लीज नाम की लड़की मिलने आती है जो पहले उसके ही ब्यूरो में काम करती थी और हेलबॉय उसे अंदर ही अंदर चाहता है और वह खास तौर पर उससे ही मिलने आया होता है। वहीं म्यूजियम में देखते हैं कि पैरानॉर्मल ब्यूरो की टीम वहां जांच पड़ताल कर रही होती है और उस बीच अब्राहम को क्रोनन के एक तलवार से वहां की पूरी दृश्य दिखाई देती है और वह डॉक्टर ब्रूम को भी वहां का सारा घटना दिखाता है। उस घटना में देखते हैं कि क्रोनन वहां के गार्ड को मारकर 6ठी शताब्दी का एक खोखली मूर्ति को तोड़ता है, जिसमें एक डब्बा मिलता है और उस डब्बे में हजारों फरिश्ते के आंसू का नमक होता है, जिसमें समाइल कैद होता है। और उसे आजाद करने के लिए रास्पुतीन अपने काले जादू का यूज करता है और वरदान देता है कि तुम्हारी हर एक मौत दो जिंदगियों को जन्म देगी। उस दृश्य को देखने के बाद डॉक्टर ब्रूम की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और अब्राहम उनकी बिगड़ी हुई तबीयत को भाप लेता है, पर ब्रूम अपनी तबीयत के बारे में हेलबॉय को नहीं बताने को कहता है और साथ ही साथ ब्रूम रास्पुतीन के इरादे के बारे में बताता है कि वह 60 साल पहले दुनिया को तबाह करने आया था और फिर से अपना अधूरा काम को पूरा करने आया है। फिर देखते हैं कि हेलबॉय और लीज एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लीज उसे बताती है कि उसे यहाँ ठीक तो नहीं लगता, पर उसके साथ पिछले कुछ हफ्तों से कोई भी हादसा नहीं घटा है। दोस्तों दरअसल लीज के पास आग की शक्ति होती है जो शायद उसके कंट्रोल में न होने की वजह से उसे स्पेशल साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में रखा गया होगा। फिर देखते कि वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि हेलबॉय को लेने के लिए उसके पिता ब्रूम और जॉन आते हैं, पर उस दौरान हेलबॉय की काफी खून निकल जाने की वजह से वह थोड़ा कमजोर फील करता है और उसे फौरन ब्यूरो में ले जाया जाता है। ब्यूरो में पहुंचने के बाद अब्राहम हेलबॉय के जख्मों का इलाज करता है जो समाइल की वजह से होती है। वह पाता है कि हेलबॉय के जख्मों पर समाइल ने 2 अंडे दे रखे हैं और वो उसकी खासियत बताता है कि समाइल अपने डंकों के जरिए कहीं भी अंडे छोड़ सकता है और उसे पनपने के लिए अंधेरे और शीतलता की जरूरत होती है, मगर उसे गर्मी और रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। फिर हेलबॉय बताता है कि जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजर रही थी तो तब समाइल उसकी नजरों से कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। हेलबॉय की बातें सुनकर डॉक्टर ब्रूम उसे और कुछ एजेंट को लेकर फिर से वहां जाने को कहते हैं और सारे अंडों को ढूंढकर नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि वह किसी तरह के कोई भी रिस्क नहीं चाहते। फिर सीन लीज के अस्पताल में शिफ्ट होता है जहां वो सो रही होती है और तभी अंधेरे में से रास्पुतीन निकलता है और अपनी शक्तियों से उसे पुराने ख्वाब दिखाता है। लीज ख्वाब में देखती है कि जब वो बच्ची थी तब उसे कुछ बच्चे पत्थर से मारकर परेशान करते हैं और उसका सिर फोड़ देते हैं और तभी उसका पावर एक्टिवेट हो जाता है और अनकंट्रोल होने की वजह से वो उन बच्चों को मार डालती है और उस ख्वाब के चलते उसके रियल लाइफ में भी उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और अनकंट्रोल होने की वजह से पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाता है। उस घटना के बारे में जब ब्यूरो में सभी को पता चलता है तो जॉन डॉक्टर ब्रूम से कहता है कि वह लीज को संभाल सकता है। उसकी बात सुनकर हेलबॉय उस पर गुस्सा होता है और उसे खरी खोटी सुना देता है। उसके बाद जॉन डॉक्टर ब्रूम से कहता है कि हेलबॉय उसे पसंद नहीं करता और वो वहां से जाना चाहता है, पर तभी डॉक्टर ब्रूम अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में बताते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो जॉन उनकी बातों को रखते हुए हेलबॉय की देखभाल के लिए मान जाता है। फिर जॉन लीज से मिलने के लिए उसके साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए मनाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि हेलबॉय अब्राहम और कुछ एजेंट समाइल के अंडे को नष्ट करने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां पिछली बार समाइल मारा गया था। फिर अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले हेलबॉय अब्राहम को एक ताबीज देता है जिससे शैतान दूर रहता है और अब्राहम उस ताबीज को पहनकर अंडे को ढूंढने के लिए पानी में उतरता है। हेलबॉय और बाकी एजेंट भी समाइल और उसके अंडे को ढूंढने के लिए काम में लग जाते हैं। अंडे को ढूंढने के लिए हेलबॉय जब एक दीवार को तोड़ता है तो क्रोनन उसकी आवाज को सुन लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है, पर एजेंट क्ले उसे देख लेता है, जिसे देखकर हेलबॉय और क्ले उसका पीछा करते हैं। इधर अब्राहम अंडे को ढूंढने के चक्कर में हेलबॉय की दी हुई ताबीज गिरा देता है और तभी उस पर समाइल हमला करता है और उससे बचते हुए अब्राहम एक फाट में घुस जाता है और खुद की जान बचाता है। वहीं हेलबॉय क्रोनन को ढूंढते ढूंढते वह एक समाइल से टकरा जाता है जो उसे टनल के रास्ते लेकर एक रेलवे स्टेशन पर निकलता है। वहां उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट में हेलबॉय अच्छा खासा पीट रहा होता है और जब समाइल हेलबॉय पर अपनी जीप से हमला करता है तो हेलबॉय उसकी जीप को पकड़कर घुमा डालता है और सामने से आते हुए ट्रेन से टकराकर समाइल मारा जाता है। इधर अब्राहम दूसरे समाइल से बचते हुए बाहर निकलता है
और वहाँ देखते हैं कि और भी समाइल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ एजेंट क्ले को देखते हैं जो क्रोनन का पीछा कर रहा होता है, पर वह क्रोनन के हाथों मारा जाता है और उसे मारकर क्रोनन खुद वहाँ लेट जाता है, जो उसकी एक चाल होती है। दोस्तों, क्रोनन खुद को पकड़वाकर आखिर कौन सा काम अंजाम देने वाला है, यह हम आगे इस वीडियो में ही देखेंगे, तो बने रहें अंत तक हमारे इस वीडियो में। आगे देखते हैं कि अब्राहम को ब्यूरो में थेरेपी मिल रही होती है और वहाँ टॉम अपने एजेंट के मारे जाने की वजह से हेलबॉय को बातें सुना रहा होता है, पर हेलबॉय उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और एक ऑक्सीजन टैंक उठाकर उस पर हमला करता है, जिससे वो बाल बाल बच जाता है। तभी वहाँ जॉन लीज के साथ पहुंचता है, जिसे देखकर हेलबॉय काफी खुश होता है। फिर हेलबॉय अपने रूम में लीज के लिए लेटर लिख रहा होता है और उसी वक्त लीज उसे मिलने आती है और हेलबॉय उसे देखकर हेजिटेट महसूस करता है। लीज बताता है कि वह जॉन के साथ बाहर कॉफी पर जा रही है, जिसे सुनकर हेलबॉय को जॉन से जलन होती है और वह उसके परोसे खाने को भी खाने से मना कर देता है और लीज जॉन के साथ बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रूम क्रोनन की बॉडी को जांच कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्रोनन को ऑपरेशन करवाने का पागलपन था और इसी वजह से उसने कई ऑपरेशन करवाए। और ब्रूम को आश्चर्य होता है कि सदियों पहले उसका खून सूख जाने के बाद भी ये कैसे जीवित रहा होगा। क्रोनन के सामानों को चेक करने के दौरान डॉक्टर ब्रूम को एक फटा हुआ कागज मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है और उसे जोड़ने के लिए जब ब्रूम कोशिश करते हैं तो वो पाते हैं कि लिखावट किसी एड्रेस को दर्शाती है। ब्रूम उस एड्रेस की जानकारी की जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह एड्रेस रास्पुतिन की कब्र की है। और वहीं क्रोनन फिर से जाग जाता है और अपने सूट को पहनकर ब्रूम के पास आता है, जिसे देखकर ब्रूम कहता है कि इस कठपुतली को नचाने वाला कहाँ है, और वो वहाँ रास्पुतिन से मिलता है, जिसका सारा खेल ब्रूम समझ जाते हैं कि रास्पुतिन ने ही कागज भिजवाया है और लीज से हादसा करवाकर उसे फिर से ब्यूरो में लाया है। तभी रास्पुतिन बोलता है कि वह सब हेलबॉय को गुमराह करने के लिए था, क्योंकि वह उसे उस जगह ले जाना चाहता है जहाँ उसकी जरूरत है, यानी उस एड्रेस सेबेस्टियन क्लास कैबिन नंबर 16 पर। फिर रास्पुतिन ब्रूम से हेलबॉय को अच्छी तरह पालने के कारण उसे एक भविष्य की झलक दिखाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और पूरी दुनिया पर शैतान का कब्जा होता है और साथ ही साथ हेलबॉय अपनी फाइनल अवतार में होता है। और उस झलक के बाद रास्पुतिन क्रोनन के हाथों डॉक्टर ब्रूम को मौत के घाट उतरवा देता है और हेलबॉय को उस एड्रेस पर लाने के लिए एक सुराग छोड़ देता है। इधर हेलबॉय यह शक करते हुए लीज और जॉन का पीछा करता है कि कहीं वो दोनों रासलीला तो नहीं कर रहे हैं, और वो उनका पीछा करते करते एक बिल्डिंग के फ्लोर पर जाकर रुकता है, जहाँ वो एक बच्चे से मिलता है और उस बिल्डिंग के फ्लोर से उन दोनों की हरकतें देखता है। हेलबॉय उन दोनों को देखकर काफी डिप्रेस फील करता है और उस बच्चे से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ ब्यूरो के कुछ एजेंट आते हैं और लीज को ले जाते हैं। हेलबॉय उन एजेंट को देखता है तो वह भाप लेता है कि कहीं कुछ जरूर गड़बड़ है। इधर ब्यूरो में देखते हैं कि डॉक्टर ब्रूम की मौत की जांच पड़ताल चल रही होती है और उसी वक्त हेलबॉय आता है और मरे हुए अपने पिता को दुख भरे भावना के साथ गले लगाता है। उसके बाद डॉक्टर ब्रूम की एक सम्मान के साथ उनकी विदाई की जाती है। आगे हम मॉस्को में एक मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहां रास्पुतिन, हिल्सा और क्रोनन वहां के जनरल से मिलते हैं। वह जनरल किसी खास चिन्ह वाले पत्थर को दिखाने ले जाता है जो काफी प्राचीन होती है और रास्पुतिन उस जनरल को एक सोने से भरे हुए सूटकेस देकर उस प्राचीन पत्थर को खरीद लेता है। इधर उस एड्रेस का पता लगाकर ब्यूरो के होनहार एजेंट वहां जाने के लिए तैयारी करते हैं। फिर ब्यूरो के होनहार एजेंट और हेलबॉय और लीज मॉस्को के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचकर एक पुराने शहर को देखते हैं जो पूरी तरह बर्फ से ढका होता है। हेलबॉय के टीम का लीडर टॉम को पता ही नहीं चलता कि उसे आगे जाना कहाँ है। तभी हेलबॉय आगे जाकर एक कब्र में से एक मुर्दे को जगाता है और उसे सेबेस्टियन क्लास कैबिन नंबर 16 का पता पूछता है, जो वहाँ से कुछ ही दूर पर होता है। हेलबॉय उस मुर्दे इवान को लेकर अपने दल के साथ उस एड्रेस पर निकल पड़ता है और उस दौरान इवान बताता है कि नीचे बहुत सारी सुरंग है जो मीलों दूर तक फैली है। वो सभी अंदर जाकर एक हॉल में पहुंचते हैं और थोड़ी ही देर में उनका ग्रुप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। वह सभी अपने अपने रास्ते पकड़कर आगे बढ़ते हैं। हेलबॉय के ग्रुप में टॉम और एक एजेंट साथ होता है और वो वहाँ के एक पुराने पुल पर पहुंचते हैं, जहाँ एक बड़ी सी चीज उन सभी को मारने आ रही होती है। हेलबॉय टॉम और उस एजेंट को पुल को जल्दी पार करने को कहता है, मगर टॉम अपनी लीडरगिरी दिखाने लगता है। पर जब उस बड़ी सी चीज की वजह से वह एजेंट मारा जाता है तो हेलबॉय टॉम को पकड़कर फौरन बंद होते हुए गेट के अंदर फेंक देता है और खुद भी जैसे तैसे करके उस गेट के अंदर पहुंचता है। उस गेट को पार करने के बाद दोनों क्रोनन के ठिकाने पर पहुंचते हैं और वहां पर क्रोनन और हेलबॉय के बीच फाइट होती है। क्रोनन अपनी रफ्तार के बलबूते हेलबॉय के चेहरे पर कट लगा देता है, मगर हेलबॉय क्रोनन को पकड़कर उसका थोपड़ा पिचका डालता है। पर तभी वह हंसता है और हेलबॉय और टॉम को अपनी बनाए हुए जाल में फंसाने की कोशिश करता है। पर हेलबॉय और टॉम किसी तरह वहां से निकल जाते हैं और हेलबॉय क्रोनन को उठाकर उसी के जाल में फेंक देता है और एक बड़े लोहे के चरखे से दबा देता है। फिर हेलबॉय अपने दूसरे ग्रुप का पता लगाता है जो जस्ट उसके नीचे होता है, जो चलकर ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ वह ढेर सारे समाइल और उनके अंडे को देखते हैं। जॉन उन्हें देखकर सभी को वहां से निकलने को कहता है, पर समाइल उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी हेलबॉय फ्लोर को तोड़ता हुआ नीचे आता है और सभी समाइल से लड़ना स्टार्ट कर देता है। समाइल की तादाद ज्यादा होने की वजह से हेलबॉय उनसे अच्छी तरह से नहीं लड़ पाता और वो पीट रहा होता है। हेलबॉय को पीटता देख लीज काफी चिंतित हो रही होती है और वो उसे बचाने की सोचती है और लीज जॉन से खुद को मारने को कहता है ताकि वो अपने पावर को एक्टिवेट कर सके। जॉन लीज को मारता है और लीज अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और जॉन को छुप जाने को कहती है।
और हम देखते हैं कि लीज अपनी आग वाली पावर से समाइल और उसके अंडे को जलाकर नष्ट कर देती है। समाइल को नष्ट करने के बाद लीज, हेलबॉय और जॉन बेहोश हो जाते हैं और होश आने पर खुद को रास्पुतिन और हिल्सा के सामने पाते हैं। हेलबॉय एक जादुई बेड़ी में बंद होता है और जॉन एक सीकड़ में, और वहीं लीज बेहोश होकर लेटी होती है। रास्पुतिन हेलबॉय से लीज के आत्मा के बदले एक सौदा करता है कि अगर वह नर्क के दरवाजे खोल देगा तो वह लीज को आजाद कर देगा। उसकी बातों को सुनकर जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है और तभी हिल्सा उसे एक फटका मारती है और शांत कराती है। रास्पुतिन हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारा जो हाथ है वो आखिर इतना बड़ा क्यों है। दोस्तों, दरअसल हेलबॉय का वह बड़ा हाथ नर्क की चाबी होती है और रास्पुतिन उसके हाथों की वजह से हेलबॉय को गुमराह करके यहाँ लाता है ताकि वह नर्क के दरवाजे को खोल सके और अपने मालिक ओगाडू जहाद को धरती पर ला सके। हेलबॉय नर्क के दरवाजे को खोलने से मना करता है और उसके मना करने की वजह से रास्पुतिन लीच के आत्मा को नरक की दूसरी ओर भेज देता है। हेलबॉय न चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है और वह अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करता है और वह नर्क के दरवाजे को खोलता है। उस दरवाजे को खोलने के बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस दरवाजे से निकलता है। फिर हेलबॉय दूसरे दरवाजे को खोलने जाता है पर जॉन अपनी बेड़ियों से आजाद होकर हिल्सा पर वार करके बेहोश कर देता है और हेलबॉय को याद दिलाता है कि तुम कौन हो और उसे डॉक्टर ब्रूम के लॉकेट को देते हुए कहता है कि तुम अपने भाग से लड़ सकते हो। तभी हेलबॉय अपने सिंग को तोड़ देता है जिससे नर्क का दरवाजा बंद हो जाता है और ओगाडू जहाद भी फिर से कैद हो जाता है और हेलबॉय अपने ही सिंग को रास्पुतिन को दे मारता है। फिर हेलबॉय और जॉन लीज को लेकर वहां से भागते हैं और उस दौरान देखते हैं कि रास्पुतिन के शरीर में से एक क्रिएचर निकलता है और वह बड़ा होने लगता है और वह रास्पुतिन और हिल्सा को मार डालता है। हेलबॉय उस क्रिएचर को मारने की सोच रहा होता है कि वह क्रिएचर उसे पकड़कर अपने पास ले जाता है और उसे निगलने वाला होता है और उसे निगलने के दौरान हेलबॉय अपने पास रखे हुए बॉम्ब को उसके पेट में ब्लास्ट कर देता है जिसके इम्पैक्ट से वह मॉन्स्टर फटकर मारा जाता है और हेलबॉय भी सही सलामत बाहर निकल आता है। फिर वह लीज के पास आता है और उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है और फिर से जीवित हो जाती है। जब लीज उससे पूछती है कि तुम मेरे आत्मा को वापस कैसे लाए तो हेलबॉय जोक मारते हुए बोलता है कि उसने उस शैतान से कहा कि अगर मैं उस तरफ आ गया तो वह तुम्हें भारी पड़ेगी। और फिर लीज और हेलबॉय एक दूसरे के चुंबन साझा करते हैं और बेचारा जॉन का तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है और इस प्यारी एंडिंग के बाद इस मूवी की भी अंत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।